हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, एक्लेशिया कार्डिया, ठीक है ना। एक्लेशिया कार्डिया का नेट नेट ये समझ लो ना कि आपका ये जो होगा ना, अच्छा वो समझने के पहले एक नॉर्मल फिजियोलॉजी समझो, तब मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा होगा। क्या होता है, जैसे ईसोफेगस है ना, तो ईसोफेगस को स्टिमुलेट करने वाले कुछ न्यूरॉन होंगे और कुछ इनहिबिट करने वाले। स्टिमुलेट मतलब समझ में आ रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कराने वाले और कुछ रिलैक्सेशन कराने वाले। अपन लोग का जो फूड ऊपर से नीचे जाता है वो कैसे जाता है, कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। तो इसी का जो सिस्टमिक वे में होता रहता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। तो स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन, और इनहिबिटरी न्यूरॉन क्या निकलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो एसिटाइलकोलिन क्या करा देता है, कॉन्ट्रैक्शन, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या करा देता है, रिलैक्सेशन। तो दोनों मिलकर क्या करा देते हैं, पेरिस्टालसिस। ये नॉर्मली चल रहा होता है, ठीक है ना। और नॉर्मली जो अपना नीचे ईसोफेगस के नीचे लो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ना, वो क्लोज रहता है। पर जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, और ड्यूरिंग सोलिंग रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड और डिसरप्शन ऑफ कोलिनर्जिक सिग्नल। मतलब क्या, ये अपना कॉन्ट्रेक्शन रुका और रिलैक्सेशन हुआ तो खाना आराम से नीचे पास हो जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आया ना। तो ये अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है। पर इसमें जो अपना एक्लेशिया कार्डिया है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह जाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है। क्यों नहीं रिलैक्स हो पा रहा है, सिंपल सी बात है। ये रिलैक्स कौन करवा रहा था, नाइट्रस ऑक्साइड रिलैक्स करवा रहा था। तो अगर इनका नंबर कम हो जाए तो सिर्फ यही होंगे, और सिर्फ यही होंगे तो क्या होगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेरिस्टालसिस कैसे चल सकता है, क्योंकि पेरिस्टालसिस के लिए हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन चाहिए। सिंपल, समझ में आया ना। तो क्या है बेसिकली, ईसोफेगस बनाओ, एक उसमें स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स को ले जाओ और एक इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी क्या निकालेंगे, एसिटाइलकोलिन, और इनहिबिटरी क्या निकालेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। दोनों मिलके क्या करा रहे होंगे बेसिकली, पेरिस्टालसिस। समझ में आया ना नॉर्मली। तो अभी इसमें दिक्कत क्या आ रहा था, देखो, जैसे जो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है बेसिकली, नर्व ऑफ नर्व्स के ग्रुप को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्लेक्सस। तो नाम है उसका माइंट्रिक प्लेक्सस। इसका दूसरा नाम एक और ले सकते हैं अपन लोग, क्या, और बैक प्लेक्सस, ठीक है ना। तो इसका जब इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब बेसिकली इन्फ्लामेशन हुआ इस एरिया में, तो डैमेज हो गया इसका। तो डैमेज अगर हो गया ना, तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो इनहिबिटरी गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, और इनहिबिटरी गैंग्लियन सेल्स क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर गैंग्लियन सेल डैमेज हुए तो इन डिक्रीज क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कब निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, मान लो 10 ग्राम एसिटिलकोलिन निकलता था और 10 ग्राम अपना ये क्या, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता था, तो पेरिस्टालसिस आराम से हो रहा था। पर अब ये डैमेज हो गया तो ये तो 10 ग्राम ही निकल रहा है एसिटिलकोलिन, पर नाइट्रस ऑक्साइड 5 ग्राम निकल पा रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा बेसिकली, इम्बैलेंस हो जाएगा एसिटिलकोलिन और नाइट्रस ऑक्साइड का। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही हो रखेगा, मतलब क्या, इंक्रीज टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एक्लेशिया कार्डिया। बेसिकली जो अपना ये इसोफेगस है ना, और ये स्टमक है, ये जो अपना स्फिंक्टर है ये हमेशा क्लोज रह जाएगा, तो अपना खाना ऊपर ही रह जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसी यही इसका पैथोजेनेसिस हुआ। क्या, प्लेक्सस का नाम था माइंट्रिक प्लेक्सस, उसमें इन्फ्लामेशन किया तो डैमेज हुआ। वो डैमेज हुआ तो मतलब उसके अंदर के न्यूरॉन्स डैमेज हुए, कौन से, इनहिबिटरी वाले, तो डैमेज हुए। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर था रिलीज, उसका इनहिबिटरी, उसका रिलीज कम हुआ। रिलीज कम हुआ तो हमेशा टोन बढ़ा रहा, तो एक्लेशिया कार्डिया हो गया। सिंपल। तो ये दो टाइप के होते हैं, देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है, जो आप बचपन से लेके आए उसको प्राइमरी कहते हैं, जन्म से लेके आए, तो ये कंजेनाइटल है। जबकि सेकेंडरी क्या, बीमारी के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका जन्म से ही आपका ऑर्बिटल प्लेक्सिस खराब है, तो ऑर्बिटल प्लेक्सिस खराब है तो आपके अंदर इनहिबिटरी गैंग्लियन सेल्स कम पाएगा। सिंपल। तो इसको अपन लोग किसके अंदर रख देंगे, प्राइमरी एक्लेशिया के अंदर। सेकेंडरी एक्लेशिया क्या होता है, एक्वायर्ड, मतलब बीमारी के कारण। तो इसका सबसे कॉमन जो होता है ना, वो होता है चगार डिजीज़ में। देखो इसमें कैसे याद करना है आपको, ये मैंने एक क्या क्रूज बनाया, क्रूज शेप बना दिया है, जो ट्रिपेनोजोमा क्रूजी। ट्रिपेनोजोमा क्रूजी क्या करा रहा है बेसिकली, स्लीपिंग सिकनेस करा रहा है, जिसका दूसरा नाम होता है चगार डिजीज। तो इसमें भी बेसिकली माइंट्रिक प्लेक्सस डैमेज होता है। तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी एक्लेशिया। क्यों, क्योंकि ये एक्वायर्ड हो रहा है, अपने को जब पैदा हो गया तब ये बीमारी हुई, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी आया, उसने स्लीपिंग सिकनेस कराया, उसके चक्कर में माइंट्रिक प्लेक्सस डैमेज हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा और सब डिसऑर्डर जिसमें सेकेंडरी एक्लेशिया दिखता है, उसमें क्या क्या आता है, देखो, तीन डिसऑर्डर देखो। पहले खाने के से रिलेटेड, जैसे मान लो अपन लोग पोलियो का बूंद पीते हैं ना, और 2 ड्रॉप्स, दो बूंद जिंदगी की होता है ना, तो ये पोलियो। और खाना अपन लोग मीठा मीठा खाते हैं, मतलब क्या, डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो उससे याद कर लो, एक पोलियो और एक डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। दूसरा क्या है अपना, इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर। इनफिल्ट्रेटिव मतलब क्या, जो डैमेज कर रहा हो उसके वेसल के अंदर, इनफिल्ट्रेट कर रहा हो। तो जैसे कि मेलिग्नेंट वाले कंडीशन, मेलिग्नेंट एमाइलोइडोसिस और मेलिग्नेंट सार्कोइडोसिस। सिंपल। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि स्ट्रोजन सिंड्रोम और हसीमोटो, ये सब इसमें क्या है, जो एंटीबॉडी है वो किसके अगेंस्ट बन रहा है, इनहिबिटरी न्यूरॉन के कारण, मतलब उसके अगेंस्ट बन रहा है, तो वो डैमेज हो जा रहा है। तो सिंपल तीन डिसऑर्डर है। एक खाने से रिलेटेड कर दो, याद कर लो, मतलब खाने से याद करने का तरीका है, पोलियो और डायबिटीज ऑटोनॉमी न्यूरोपैथी। इन्फिल्ट्रेटिव में क्या, मेलिग्नेंट
एमाइलोइडोसिस और सार्कोइडोसिस, ऑटो इम्यून में एंटीबॉडी बना दो श्रोजन सिंड्रोम और हसीमोटो थायरॉयडाइटिस, सिंपल। तो अपना क्या हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या था, जन्म से था, और सेकेंडरी क्या था, अपन लोगों ने एक्वायर किया, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिकली ट्रायड बन रहा होगा, सिम्टम्स क्लिनिकल का ट्रायड बन रहा होगा, क्या क्या चलता पैथोजेनेसिस का बेसिकली अपन लोग देख रहे हैं क्या हो रहा होगा। पहले तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। अब रिलैक्स नहीं कर पा रहा मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज रेस्टिंग टोन। और अगर टोन बढ़ा हुआ रहा तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसको अपन लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ए पेरिस्टाल्सिस। तो फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन जिसके कारण टोन बढ़ा हुआ है, और टोन बढ़ा हुआ है तो बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके का ए पेरिस्टाल्सिस, सिंपल, समझे। मॉर्फोलॉजी आप लोग देखेंगे, पहले छोटे छोटे टॉपिक्स देख लो। छोटे छोटे टॉपिक्स में क्या आता है बेसिकली, अच्छा इन्वेस्टिगेशन में स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट होता है, एक डायग्नोसिंग टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट को मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, उसमें लिखना छोटा छूटा हुआ है। तो चलो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट को मैं ऐड कर दूंगा, नोट्स में ऐड कर दूंगा। सिम्टम्स देखते हैं, तो देखो सिम्टम्स में क्या है, एरो से याद करते रहो। अपन लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं तो ये क्या हो गया है, नीचे वाला एरो मतलब डिस्फेजिया। ऊपर वाला मतलब क्या, अपना गैस्ट्रिक, उसका जो कंटेंट होगा वो ऊपर की तरफ उछाल मार रहा है, मतलब क्या, रिगर्जिटेशन, ठीक है। अब इस साइड वाला एरो मतलब क्या, आसपास के स्ट्रक्चर में फैल जाना, जैसे रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों, ड्यू टू स्पिलेज ऑफ लिक्विड, जो अपने लिक्विड इकट्ठा था वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो उस कारण से, या फिर स्टर्नम के आसपास वाले एरिया में चला गया, मतलब क्या, रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट। तो एरो से याद कर लो, नीचे आ नहीं पा रहा मतलब क्या, डिस्फेजिया हो गया, खा नहीं खा रहा, मेनली अपन लोग लिक्विड नहीं ले पा रहे, ठीक है। ऊपर से क्या याद करना है अपने को, रिगर्जिटेशन, और साइड से अपने को क्या याद करना है, रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट और रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिंपल, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या देखना है, देखो कुछ जगह डायलेटेड होगा, कुछ जगह, यहाँ देखो पहले तो ये अपना मस्कुलरिस लेयर को देखो, इसके नीचे का, यहाँ पे कुछ एरिया में, यहाँ पे जब जहाँ कॉन्ट्रैक्टेड है, टोन बढ़ा हुआ है, वहाँ पे मस्कुलरिस प्रोप्रिया हाइपरट्रॉफिड हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो यहाँ पे इसको मोटा करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई, जबकि जहाँ पे जो डायलेटेड एरिया है वहाँ पे क्या, थिन्ड आउट पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया में हाइपरट्रॉफिड है और डायलेटेड एरिया में थिन्ड आउट है। इसके अलावा क्या हो रहा है बेसिकली, इसके ऊपर वाले सेक्शन क्या अपना डायलेटेड दिख रहा है, सिंपल सी बात है, और नीचे वाले एरिया जहाँ पे अपना एसिड ओसिड पाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, अल्सरेशन और हेमेटोमेसिस, सिंपल। तो इसका मॉर्फोलॉजी हुआ। तो अपन लोग नेट क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन क्या हुआ, बेसिकली इम्बैलेंस हो रहा है किसका किसका, एसिटिलकोलिन और नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड कम बन रहा है, एसिटिलकोलिन तो उतना ही लेवल का है, तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर बनाए रखा है तो टोन बढ़ा हुआ है। पैथोजेनेसिस में क्या हुआ बेसिकली, अपना गैंग्लियन सेंस कम हो रहा है, किसमें, माइंट्रिक प्लेक्सस में, तो अपना टोन बढ़ा रह जा रहा है। क्लासिफिकेशन दो था, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद अपन लोग का क्या था, ट्रायड, फिर अपना सिम्टम में एरो को याद रखो, और मॉर्फोलॉजी, सिंपल, चलो ठीक है। और अपना इन्वेस्टिगेशन को मैं ऐड कर दूंगा, एक स्क्रीनिंग होता है और एक डायग्नोसिस को ऐड कर दूंगा मैं नोट्स में, ठीक है।